उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल 13.5 लाख नौकरियां हैं, जिनमें करीब 5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। अकेले गृह विभाग में ही करीब 1.5 लाख के आसपास पद खाली हैं। कृषि विपणन और ग्रामीण जलपूर्ति का मिलाकर करीब 18,000 के आसपास पद खाली हैं। लोक निर्माण में 15,000, पंचायती राज में 12,000, राजस्व विभाग राज्य संपत्ति का मिलाकर करीब 45,000 के आसपास पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में जैसे उच्च शिक्षा हो गया, चिकित्सा शिक्षा हो गया, इसमें मिलाकर करीब 45,000 के आसपास सीट खाली है। जूनियर स्कूलों में हेड मास्टर, असिस्टेंट टीचर का मिलाकर करीब 85,000 सीट खाली है। सिंचाई, सूचना, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का मिलाकर करीब 45,000 के आसपास सीट खाली है। अभिवादन दोस्तों, 1966-67 में प्राक्कलन समिति ने यह सुझाव दिया था कि सरकारी विभागों में कितनी सरकारी नौकरियां हैं, कितने पद भरे हुए हैं और कितने पद खाली हैं, इसका विवरण प्रस्तुत किया जाए। तब से विवरण प्रस्तुत करने का सिलसिला लगातार जारी रहा है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2024 को एक डाटा प्रस्तुत किया, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 73 डिपार्टमेंट का विवरण प्रस्तुत किया है, जिसमें यह बताया गया है कि इन विभागों में कुल कितनी नौकरियां हैं, कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने पद खाली हैं। इसमें अस्थाई, अस्थाई, गैजेटेड, नॉन गैजेटेड सारे पदों का विवरण है। गैजेटेड पद मैनेजरियल और सुपरवाइजरी पद होते हैं, जबकि नॉन गैजेटेड पद क्लर्क, असिस्टेंट, कांस्टेबल, यानी एक तरीके से समझ सकते हैं सरकारी विभाग का लेबर क्लास। खैर, इस डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल 13.5 लाख नौकरियां हैं, जिनमें करीब 5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। मतलब ये कि सरकार के कुल अलग अलग विभागों में करीब 5 लाख पद खाली हैं और सरकार इन्हें भर नहीं रही है, जबकि बेरोजगारी दर चरम स्तर पर है। आज तक न्यूज ने सितंबर 2024 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर लगभग 10% बताया गया था। लेकिन ये आंकड़े और बड़े हैं। इसको कम करने में ई श्रम पोर्टल का काफी योगदान है। असल में बात यह है कि सरकार ने बोला कि जो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके चक्कर में तमाम लोगों ने उस पर रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें उन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया जिनके पास छिटपुट रोजगार है और उन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया जिनके पास रोजगार नहीं है। अब हुआ ये कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, ये मान लिया गया कि उनके पास रोजगार है, वे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कार्यरत हैं, जबकि हकीकत ये है कि इसमें बहुत सारे बेरोजगार लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया। अब उन लोगों को लाभ तो क्या मिला पता नहीं, लेकिन उनको वर्किंग में काउंट जरूर कर लिया गया। इस हिसाब से बेरोजगारी दर कम दिखाया गया, लेकिन असल में बेरोजगारी दर 10% से कहीं ज्यादा है। अब सवाल यह है कि जब इतनी सारी बेरोजगारी है और सरकार के पास खुद इतने सारे पद खाली हैं, तो सरकार इन पदों को भर क्यों नहीं रही है? एक तरफ तो सरकार प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट करने की बात करती है और दूसरी तरफ अपने खुद के डिपार्टमेंट में खाली पदों को भर नहीं रही है। अभी अप्रैल 2024 में जो सरकार ने डाटा प्रस्तुत किया था, उस डाटा के अनुसार अकेले गृह विभाग में ही करीब 1.5 लाख के आसपास पद खाली हैं। कृषि विपणन और ग्रामीण जलपूर्ति का मिलाकर करीब 18,000 के आसपास पद खाली हैं। लोक निर्माण में 15,000, पंचायती राज में 12,000, राजस्व विभाग राज्य संपत्ति का मिलाकर करीब 45,000 के आसपास पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में जैसे उच्च शिक्षा हो गया, चिकित्सा शिक्षा हो गया, इसमें मिलाकर करीब 45,000 के आसपास सीट खाली है। जूनियर स्कूलों में हेड मास्टर, असिस्टेंट टीचर का मिलाकर करीब 85,000 सीट खाली है। सिंचाई, सूचना, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का मिलाकर करीब 45,000 के आसपास सीट खाली है। इनके अलावा और तमाम विभागों में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। अब सवाल सिर्फ बेरोजगारी का नहीं है, सवाल ये है कि इतने सारे खाली पदों के साथ ये सारे डिपार्टमेंट काम कैसे करते होंगे? क्या ये सब अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका परिणाम हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है, लेकिन हम इसे सरकारी कामकाज कहकर टाल देते हैं। मैं बात कर रहा हूं सरकारी दफ्तरों में घुसखोरी की, मैं बात कर रहा हूं 2 दिन के काम में लगने वाले 2 महीने की। चाहे मोदी जी कितना भी बोले कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, चाहे योगी जी कितना भी बोले कि सरकारी दफ्तरों में घुसखोरी नहीं होने दूंगा, लेकिन विभागों में जितने कर्मचारियों की जरूरत है उतने कर्मचारी नहीं होंगे। इतनी जनसंख्या है, इतने सारे काम है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 दिन के काम में 2 महीने लगेंगे। और घूसखोरी की कवायद यहीं से शुरू होती है। जिसके पास लिंक है, जिसके पास पैसे हैं, वे घूस दे करके चाहेंगे कि उनका काम जल्दी हो जाए। ऐसा नहीं है कि घूस देने से सरकारी दफ्तरों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, नहीं, बस बात इतनी सी है कि घूस दे देने से काम जल्दी हो जाता है और जो घूस नहीं दे पाते हैं उनका काम पेंडिंग पर चला जाता है। अब कोई ऑफिसर, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री कितना भी सख्त होने का दावा कर ले, लेकिन जब तक जितने एम्प्लॉय की जरूरत है उतने प्रॉपर एम्प्लॉय नहीं होंगे तो आप घूसखोरी नहीं रोक सकते हैं। ईमानदार होने का ढोल कितना भी बजाइए, भाई व्यक्ति की जितनी क्षमता है उतना ही तो वो काम करेगा। एक व्यक्ति 10 व्यक्ति का काम थोड़ी करेगा। कम कर्मचारी में ज्यादा काम होने की वजह से ही तो घूसखोरी सरकारी दफ्तरों की परिपाटी बन गई है। और मोदी जी कोई भी मुहावरा बोले, खाऊंगा नहीं खाऊंगा, लेकिन आंकड़ा यह बता रहा है कि इस समय भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है और ये तो बढ़ना ही था। खाली बोलने से भ्रष्टाचार थोड़ी रुकेगा, उसके लिए पहले आपको सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। विभागों में जितने कर्मचारियों की जरूरत है उतने कर्मचारी भरने पड़ेंगे, लेकिन विडंबना यह है कि सिस्टम को ठीक करने के बजाय घूसखोरी के ही मुद्दे पर सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करने की वकालत की जा रही है। सरकारी संस्थाओं में कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखा जा रहा है, जबकि प्राइवेटाइजेशन और संविदा पर नौकरियां अपने आप में घोटाला है। घोटाला इसलिए कि संविदा के कर्मचारियों की सैलरी और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जमीन आसमान का अंतर है, जबकि काम एक ही है। और दूसरी बात की प्राइवेटाइजेशन की वजह से, संविदा पर नौकरियों की वजह से सोशल रिप्रेजेंटेशन का बैलेंस टूट जाता है। प्राइवेट संस्थाओं में तो पिछड़े, दलित, आदिवासियों को कोई प्रायोरिटी मिलता नहीं है। सरकारी संस्थाओं में आरक्षण के माध्यम से उनका सोशल रिप्रेजेंटेशन बैलेंस रखा जाता है। बैलेंस रखना इसलिए जरूरी है ताकि उनके साथ हो रहे भेदभाव को रोका जा सके। आप देखेंगे कि जिन संस्थाओं में, चाहे प्राइवेट संस्था हो या सरकारी संस्था हो, अगर वहां पिछड़े, दलित, आदिवासियों का अनुपात में रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इन लोगों के साथ भेदभाव होता है और खूब होता है। बस इसी भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से सरकारी संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई, जबकि कायदे से होना यह चाहिए कि प्राइवेट संस्थाओं में भी सोशल रिप्रेजेंटेशन को बराबर करना चाहिए ताकि वहां भी उनके साथ भेदभाव ना हो। लेकिन प्राइवेट का क्या कहें, सरकारी संस्थाओं को भी प्राइवेट किया जा रहा है। मनमाने ढंग से आरक्षण को बाईपास करके संविदा पर कर्मचारियों को भरा जा रहा है। दरअसल ये जो प्राइवेटाइजेशन की कवायद चालू है, ये कोई एफिशिएंसी का मसला नहीं है, ये आरक्षण को बाईपास करने का एक तरीका है, एक साजिश है। अगर सच में एफिशिएंसी ही ठीक करना है तो पहले खाली पदों को भरो, पहले सिस्टम ठीक करो। ये क्या बात हुई कि सिस्टम ठीक किया नहीं जा रहा है और बोल रहे हैं कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इनको प्राइवेट कर दो। दरअसल ये हिपोक्रेसी है। सरकारी संस्थाओं में खाली पदों को न भरने की एक वजह और हो सकती है। दरअसल बात यह है कि सभी विभागों के लिए अलग अलग बजट आवंटित होता है और उस बजट का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के पेंशन और उनके सैलरी में चला जाता है और बाकी का बचा पैसा उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाले योजनाओं में। अब सरकार चाहती है कि योजनाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा बचे, शायद इसीलिए सरकार बहुत सारे पदों को खाली रख रही है ताकि उनके सैलरी और पेंशन के हिस्से का पैसा स्कीमों में लग सके, योजनाओं में लग सके। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ यार, स्कीमों के लिए पैसा ज्यादा बच रहा है, समाज कल्याण पर ज्यादा पैसा खर्च होगा, लेकिन यहाँ करप्शन का जड़ है। अब सरकारी कर्मचारी होंगे तो जितना पैसा उनको मिलना चाहिए वो तो फिक्स होगा, उसमें तो कोई करप्शन हो नहीं सकता, लेकिन स्कीमों में जी तोड़ करप्शन होता है। आप देखेंगे कि बहुत सारी सरकारी बिल्डिंगें बनवा कर छोड़ दी गई हैं, कहीं स्कूल तो कहीं अस्पताल, लेकिन वहां काम करने के लिए कर्मचारी ही नहीं है, या अगर हैं भी तो सिर्फ इतना कि कागजी कार्रवाई पूरी कर सकें। स्कीम्स निकालकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाकर जितना भ्रष्टाचार करना था कर लिए। अब जनता के लाभ के लिए उसे रेगुलेट करना है तो उसको बंद रखे पड़े हैं। और एक बात और कि सरकारी स्कीम्स के लिए कितना भी पैसा निकाल लो, अगर उसको रेगुलेट कराने के लिए कर्मचारी ही नहीं है तो जनता तक पहुंचेगा कैसे। भ्रष्टाचार का खेल तो यहीं से शुरू हो जाता है। मतलब यह है कि खाऊंगा ना खाऊंगा, ये तो एक मुहावरा है। सरकार खुद ही भ्रष्टाचार में बुरी तरीके से लिप्त है। आखिर चुनाव में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, कहां से आ रहा है इतना पैसा? कहां से आ रहा है प्रचार प्रसार के लिए हजारों करोड़ रुपए? कहां से हर प्रदेश, हर जिले में आलीशान ऑफिसेस बन रहे हैं? कुल मिलाजुला कर मतलब यह है कि विभागों में पदों को खाली छोड़कर 2 एजेंडे एक साथ सध रहे हैं। पहला, आरक्षण को आसानी से बाईपास कर दिया जा रहा है और दूसरा, सैलरी और पेंशन का पैसा बचाकर स्कीम के माध्यम से निकालकर लूटा जा रहा है। यही चल रहा है देश में। कुल मिलाजुला कर मतलब की बात यह है कि रोजगार मिलने वाला नहीं है। फावड़ा उठाओ और काम पर लग जाओ। धन्यवाद।